हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं स्टार्ट हम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कवर करवा दिए हैं, यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन है मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है ये। तो अगर आपने वो वाली वीडियो पहले वाली इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखें। क्या कर भी सकते हैं, ये भी आप वीडियो देखो, उसके बाद आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा है टाइम एंड वर्क का, जिसमें है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा? भाई बी अकेले कितना समय लेगा ये पूछा है इसने। तो सिंपल सी बात है, पूछा है ए और बी 40 दिन ले रहा है और अकेला ए 60 दिन लेगा। ठीक है, ए और बी 40 दिन और बी कितना ले रहा, ए कितना ले रहा 60 दिन। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 120। जो भी एलसीएम होगा वो हमेशा टोटल वर्क होगा और इधर जो होगी हमेशा इफिशिएंसी। 40 से ब्रेक करेंगे इसको तो कितना आ गया 3, और 60 से ब्रेक करेंगे तो आपका 2। जब अकेले ए की इफिशिएंसी 2 है तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तभी तो दोनों की मिलकर 3 हो रही भाई, जब तो दोनों की मिलकर 3 हो रही। ठीक है, अब कह रहा टोटल वर्क का 3/4 भाग भी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो 3/4 टोटल वर्क का कितना बनेगा? 4 या 12, कितना बन रहा 90। टोटल वर्क कितना बन रहा 90 बन रहा है, यानी टोटल वर्क का 3/4 भाग जो बन रहा वो आपका 90 बन रहा। पूछ रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1 आई। तो 90 डिवाइड बाई 1 यानी 90, यानी 90 दिनों में जो है वो कार्य का 1/4 भाग बी अकेला कर लेगा भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने व्यास दे रखा, हमें पता है कि व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या बताया कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होगा, यानी आप व्यास का अगर आधा कर दें, व्यास का अगर आप आधा कर दो तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सभी को पता है, एक फॉर्मूला है कि 4πr²। क्या है? 4πr² जो है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4πr²। तो इसमें हमें आर की जरूरत है, आर तो इसमें दिया नहीं, लेकिन इसने हमें एक व्यास दे रखा। क्या दे दिया? ये किसका मान है? डायमीटर का। ठीक है, तो डायमीटर है, तो डायमीटर अगर मुझे आर निकालना है तो डायमीटर को आधा कर दूं, यानी 30/2 बराबर कितना आ गया? 15। तो त्रिज्या निकल के कितनी आ गई? 15 आ गई भाई। सिंपल सी बात है, त्रिज्या निकल कितनी आ गई? 15 आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, कितना? 4πr²। तो मान रख दो, तो 4 इंटू पाई का मान कितना लेना? 3.14 गुना 15 गुना 15, यानी 15 का स्क्वायर देर का, यानी आर का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आ गया भाई। ठीक है, 15 का स्क्वायर आ गया। अब देखो 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90, 900 तो ये बैठ गया, गुना 3.14। अगर आप इसकी गुना करेंगे 2 अंकों के बाद जीरो लगेगी, यानी 2 जो जीरो हैं इनके बाद तो पॉइंट लग जाएगा। तो 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 और 3 12, 1 9 27 और 1 28, और पॉइंट लगेगी 2 अंकों के बाद, यानी 28 26 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद रखेंगे कितना आएगा? 4πr²। और जो गोले का आयतन पूछ लिया, तो गोले का आयतन भी मैं आप लोगों को यही बता देता हूं। गोले का आयतन, गोले का आयतन आप ये भी याद रखेंगे 4/3 πr³। ठीक है,
तो आप इसको भी याद रखो, गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आने वाले क्वेश्चन में आप लोग ये फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन देख सकते हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपये यानी 2250 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान है। अंकित मूल्य कितने दे दिया इसने? 2250 रुपये। देखो अंकित मूल्य कितने दे दिया? 2250 रुपये दे दिया। अब इस 2250 पे इसने पहले 10% की छूट दी। 10% की छूट यानी 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 डिवाइड बाई 100 गुना। फिर कह रहा 20% की छूट दी इसी एमपी पे यानी मार्केट प्राइस पे 20% की छूट दी यानी 80/100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 चौक 8, 9 पंजे 45, 4, 9 चौक 36 और 4 40 गुना 4। ये आ गया आपका 5 चौक 20 और 4 चौक 16। 1620 रुपये का आपका वो पर्स पड़ जाएगा जिसका अंकित मूल्य है 2250 रुपये का। आसान है कि 2250 रुपये की कोई वस्तु थी यानी कोई पर्स था, उसमें हमें एक बार 10% की छूट दी और जितनी छूट दे दी, जितना मूल्य बचा उसके ऊपर 20% की और छूट दे दी जभी के जभी। तो हमें टोटल कितने रुपए देने पड़े? उसके 1620 रुपए देने पड़े जिसका अंकित मूल्य 2250 रुपये था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा 3 टाइम्स क्या दे रखा है इन्होंने? 62 और 3 टाइम्स दे रखा है इन्होंने 22 और 3 इंटू 62 डबल 20 यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आप लोगों का बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका? a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब जो है आपका फॉर्मूला बन रहा है जिसमें हम ये मान रख देंगे। देखो a की जगह 62 लिख रहा और b की जगह 22 लिख रहा है। ठीक है भाई, तो यानी कहीं ना कहीं आप लोग का ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें 62 माइनस 22 का होल क्यूब और बटे में कितना है 8 गुना 8 गुना 8 है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे 62 में से 22 गए तो 40 बचे और 40 कितनी बार है? 3 बार यानी 40 गुना 40 गुना 40 और बटे में 8 गुना 8 गुना 8। तो 8 से 3 बार कटेंगे यानी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे कितना होगा 125। तो जो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 125। इसमें मेन बात क्या थी भाई याद करने वाली? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो मेन बात क्या थी कि ए क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला था वो आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए जो है वो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। ऊपर वाले में क्वेश्चन में क्या था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा और जो गोले का जो आयतन होगा वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं अभी आप लोगों को कराए। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्या है क्वेश्चन में भाई कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे चलती है भाई, शाम को 3 बजे चलती है, चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से
4 बजे यानी शाम को 4 बजे 4 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है, वे किस समय मिलेंगी? आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन आपका बी है। ए से बी तक की दूरी जो है, ए से बी तक की दूरी जो है वो कितनी है? 494 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 494 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। अब एक ट्रेन ए से चलना प्रारंभ करती है बी की ओर कितने बजे? 3 बजे, शाम को 3 बजे। इसकी स्पीड क्या होगी? वो होगी 83 किलोमीटर प्रति घंटा। 83 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी यानी ए से बी तक की दूरी 494 किलोमीटर दे दी। जो ए से ट्रेन बी की ओर चलती है वो 3 बजे शाम को चलती है और 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई दिक्कत? अगली कंडीशन में एक ट्रेन बी से चलती है जो कि शाम को 4 बजे चलती है, जो कि शाम को 4 बजे, और किस स्पीड से चलेगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है भाई। तो ये कह रहा कि ये ट्रेन आपस में किस समय मिलेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो, ये तो चलेगी 3 बजे और ये चलेगी 4 बजे। पहले आप एक काम करो, ए वाली जो ट्रेन है ना, ये वाली जो ट्रेन है ये 4 बजे तक कहां तक पहुंचेगी वहां तक पहुंचा लो। सपोज करो ये 4 बजे यहां तक पहुंचेगी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? देखो 3 से 4 बजे तक चली ट्रेन। एक ट्रेन 3 से 4 बजे तक चली तो 1 घंटा चली, 1 घंटा तो चली। तो 1 घंटे में किस स्पीड से चली? 83 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक ट्रेन 1 घंटे में 83 किलोमीटर जा रही है, यानी अगर कोई ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 83 किलोमीटर ही तो करेगी। तो ये आ गई 83 किलोमीटर। ठीक है। अब बताओ 494 में से 83 गई, कितने बचे? 411 ही तो बचे। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची? 411 ही तो बची। अब टोटल दूरी, अब औसत चाल, टोटल दूरी यानी टोटल दूरी कितनी आ गई? 411 बटे टोटल कितनी आ गई? चाल कर दो, कितनी आ गई? 83 प्लस 54 यानी 411 बटे कितना आ गया? 4 3 7 8 5 13 137 आ गया। कोई दिक्कत? भाई टोटल दूरी कितनी बची है अब? 411। अरे यो 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। अगर दो ट्रेन, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन जो है वो इधर से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो हमेशा चाल क्या होगी? हमेशा चाल जुड़ेगी। ठीक है। हमेशा चाल क्या होगी? हमेशा चाल जुड़ती है। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में है तो चाल क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। और अगर चाल एक ही दिशा में है तो चाल कैसे घटाएंगे? तो 107 तिया कितने हो गए? 107 तिया 411। ठीक है। अब देखो 3 घंटे तो ये हो गया, 3 घंटे तो ये हो गया, और जो 1 घंटा 83 किलोमीटर पहले से चली थी वो जब भी तो 1 घंटा चली, 3 घंटे तो ये और 1 घंटा जो पहले चली, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। ठीक है। 4 घंटे चली हो तो 4 घंटे बाद जो है ना वो ए से बी वाली ट्रेन जो मिल जाएगी, वो ए से बी वाली जो ट्रेन जो है वो मिल जाएगी भाई। तो 3 बजे चली थी, 4 घंटे बाद क्या बजेंगे भाई? 3 बजे चली शाम को, तो 4 घंटे बाद कितने बजेंगे? 7 ही तो बजेंगे। 3 तेरह 4 4 3 7 घंटे प्लस 3 तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 7 PM। शाम का टाइम हो रहा है ना, तो अभी तो PM ही चलेगा, तो 7 PM यानी 7 बजे एग्जैक्ट ए से ट्रेन बी मिल जाएगी भाई। कोई दिक्कत? कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा भाई। ठीक है। वैसे इसमें कोई दिक्कत आने वाली आप लोगों को है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, उसमें 5,50,000 की राशि 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है, 2 वर्षों का, 3 वर्षों का। देखो
मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको मेथड, अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हमेशा लगाना रेशो मेथड, जो कि मैं अब बताने वाला हूं आपको। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से 3 साल का पूछे तो हमेशा ट्री मेथड लगाना, जो मैं आने वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को लगाकर बताऊंगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का पूछेगा तो ट्री मेथड लगाना है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का पूछेगा तो आपको रेशो मेथड लगाना है। वो कैसे, देखो ध्यान दो, इस 7% की वैल्यू क्या है, 7% की वैल्यू है 7/100, 7/100। जो मैं इधर लिखूंगा वो होगा आपका प्रिंसिपल, और जो इधर लिखूंगा वो होगा आपका अमाउंट। देखो 100 रुपये प्रिंसिपल था, उसमें 7%, 7 रुपये क्या मिला मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 107 रुपये हो गया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल की बात करूं तो 100 रुपये था, अमाउंट कितना हो गया 107 रुपये। ठीक है, यो होगा हमेशा प्रिंसिपल, इन दोनों की गुना कर दो, कितना आ गया 10,000। और ये होगा हमेशा अमाउंट, कितना होगा, ये होगा अमाउंट, इन दोनों की गुना करके कितना आ जाएगा, कितना आ गया भाई इन दोनों की गुना करके, आपका 11,449। ठीक है, 2 साल का कभी भी पूछता है रेशो मेथड लगाओगे, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू को, सॉरी आपको रेट कितनी दी है उसको फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे, हर यानी अंश बटे हर में आ गया, तो हर जो भी होगा वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, और जो ऊपर है, ऊपर जितना भी है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके वो बनता है हमारा अमाउंट। दोनों की गुना करेंगे, यानी प्रिंसिपल की प्रिंसिपल में गुना करी, मतलब 100 की गुना 100 में करी तो 10,000, और अमाउंट की यानी 107 की गुना 107 में करी तो 11,449 बना। और इन दोनों का जो गैप है, देखो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूं, इन दोनों का जो गैप है वो बनता है हमारा इंटरेस्ट। वो बनता है क्या, इंटरेस्ट। इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 1449 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, होगा 1449। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया मैंने, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो परसेंटेज को, सॉरी रेट को यानी दर को परसेंटेज में ब्रेक करना है, यानी फ्रैक्शन में ब्रेक करना। नीचे वाला होगा हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर वाला में ऐड करके प्रिंसिपल को, वो हो गया अमाउंट। अमाउंट होने के बाद 2 साल की बात करा तो 1 साल एक बार करा, फिर 2 साल की बात करा तो 2 साल, हो सकता है 3 साल का भी हो सकता है, लेकिन आप 3 साल के लिए ट्री मेथड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 2 साल का हो गया। अब प्रिंसिपल यहाँ पे भी हैगा और प्रिंसिपल 5,50,000 भी हैगा, तो 10,000 बराबर कितना हो गया 5,50,000। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, एक की वैल्यू कितनी किसके बराबर आ गई, 55 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू 55 के बराबर आ गई। जब एक की वैल्यू 55 के बराबर है तो 1449 की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ किसके बराबर होगी, तो गुना कर देंगे 55, और गुना करके 55 के बराबर कितना है 79 और 695, 79695, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 7,79,695 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है, आराम से बना सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, आपसे भी आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। बहुत बढ़िया, देखो जो कह रहा आधार जो है इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। अगर ऊंचाई इसकी x है तो आधार की क्या होगी, इसकी दुगनी होगी। अगर इसकी ऊंचाई x है तो इसका आधार क्या होगा, वो 2x होगा। ऊंचाई का आधार जो है वो दुगना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वो है बेस इंटू हाइट। क्या है, बेस इंटू हाइट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल कितना 144 बराबर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये रहा 144। बहुत बढ़िया।
अब कह रहा इसकी जो इसका आधार इसकी ऊंचाई का दुगना है। अगर मेरे पास हाइट x है तो आधार कितना होगा, आधार होगा 2x, क्योंकि ये कह रहा ना दुगना है क्या, आधार, दुगना है आधार। ठीक है, अब देखो 2 से 144 गया तो कितना बनेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 72, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर अंडर रूट 72, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6 रूट 2। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 रूट 2 में लिख सकता हूँ, यानी 6 छंग 36 दूनी 72, जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में मेन बात क्या थी, आपको दुगना और आधा करना आना चाहिए, यानी कौन सा किसके दुगना है और कौन सा किसके आधा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, बेस इंटू हाइट, आप लोग याद रखेंगे, और बाकी तो सब रेशो मेथड का है इसका। वार्षिक अगर चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए बताया था मैंने तो रेशो मेथड, 3 वर्ष के लिए बताएगा तो आप क्या लगाएंगे, इसका ट्री मेथड, जो मैं आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन क्या है भाई, ये आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 36 रुपए प्रति किलोग्राम और 140 रुपए प्रति 104 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति केजी है तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति केजी मूल्य कितना होगा। अच्छा भाई, तो पूछ रहा भाई, एक तो कितना पूछ रहा, एक सेकेंड, 96 है, 96, ठीक है, क्या बताया 96 प्रति केजी, उसके बाद 104 प्रति केजी, और तीसरी किस्म मैंने मान लिया कि वो x प्रति केजी था। ठीक है, x प्रति केजी था, जो करा 1:1:2 के अनुपात में ये मिलाया गया भाई। ठीक है, 1:2 के अनुपात में ये मिलाया गया है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 96 कम गुना करो, 96 प्लस 104 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, देखो कितना इनका जो मिक्सचर है, मतलब मिश्रण जो है वो कितना है 113, कितना है भाई 113 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से वो बिक रहा भाई। अच्छी बात है। कितने किलोग्राम जो चावल है, कितने किलोग्राम चावल, 2 और 2 4, तो 4 किलो जो है, मतलब 4 किलो जो है वो 113 रुपए किलो चावल बिक रहे हैं, जो कि इसमें मिश्रण में मिलाया गया था 96 रुपए किलो के हिसाब से, 104 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और 1x रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 113 रुपए किलो चावल बिक रहा है। उसका मिश्रण जो है कितना, टोटल 4 किलो, तो टोटल कितना हो गया ये 4 तिया 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 452 जो है, क्या है 452। तो ऐड कर लो जरा इनको, कितना आ गया 2x, और ये आ गया आपका 104 और 96 200, जो कि 452 माइनस हो जाएगा 200 बराबर कितना हो गया आपका 252, कितना हो गया 252, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 126, तो x बराबर कितना आ गया 126। जो तीसरी किस्म जो थी चावल की, जो तीसरी किस्म जो थी वो चावल की, वो कितनी थी, वो 126 रुपये प्रति केजी था, कितना 126 रुपये प्रति केजी का रेट था, यानी 126 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट था, जिसको मैंने x मान लिया था। ठीक है, यानी हमारे पास 3 किस्म के चावल थे जो 96 रुपये किलो के हिसाब से थे और 104 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थे, और अब तीसरी जो किस्म के जो चावल थे वो 126 रुपये प्रति किलो के चावल थे भाई। ठीक है, आराम से बना सकते हैं। बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन। देखो मैंने अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन कराया था उसमें 2 साल का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताया था,
मैं कह रहा था कि अगर 3 साल का आ गया तो हम ट्री मेथड लगाएंगे। क्या बताएंगे? ट्री मेथड लगाओगे, जो मैं अब लगाने वाला हूं। 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा। 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा। मैं आप लोगों को अंतर भी बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी बताऊंगा इसका, और साधारण ब्याज भी बताऊंगा मैं इसका। ठीक है, तीनों चीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो ध्यान दो। क्या कह रहा है ये? 10%। तो 10% का मतलब है, 10% का क्या मतलब है? 1/10। भाई 10% का क्या मतलब है? 1/10 ही तो है। 5,000 रुपए की राशि है, तो सबसे पहले रखो इस तरीके का, जो भी मूलधन है वो इस तरीके से रखो 5,000। 3 साल की बात कर रहा, तो 3 डंडे खींच दो इस तरीके से, खींच दिए। अब 5,000 का 10% कितना है? 1/10, 500, 500 और 500। पहले साल का जो साधारण ब्याज है, मतलब पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो सेम आओगा, बिल्कुल सेम ही तो होगा। तो ये जो है 3 साल का 500, 500, 500 सेम है। इस तरीके से रखना आपको 1/10 करके, यानी 10%। 5,000 का 10%, 500, 10%, 500, 10%, 500। ठीक है, अब दूसरे साल की बारी आ जाओ। तो दूसरे साल में ये भी 10% देगा, तो ये कितना देगा? 50। ये भी देगा 50, मतलब इसने तो इन दोनों को दिया और इसने इसको दिया 50। ठीक है, अब ये जो है, ये किस, मतलब ये जो है ये किसको देगा? ये इसको देगा, ये भी इसको देगा ना। देखो, इसने इसको भी दिया और इसने इसको दे दिया, लेकिन अब ये यही इसको भी तो देगा। कितना? 10%, यानी 1/10। कितना? 1/10 यानी 5 बैठता है। ठीक है, अब देखो गौर से, ये जो हिस्सा होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका। ठीक है, और ये पूरा जो हिस्सा होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका। ठीक है, और जहां मैं ब्लैक मार्कर से अब दिखा रहा हूं, ये जो हिस्सा होगा ये आपका अंतर होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस यानी अंतर होगा ये। ठीक है, अंतर क्या है? 500, 50, 50, 100 और आपका 650। क्या है ये? 650 जो है आपका डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था? SI भी बताऊंगा, CI भी बताऊंगा, और आपका डिफरेंस भी बताऊंगा। कितना है इसका? 605 आ गया। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 605, जो कि बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका SI कितना था? 500, 500 और 500। तो 5,000 का साधारण ब्याज आपका 1,500 है। चाहो तो आप निकाल कर देख सकते हो, 500 गुना 3 गुना 10/100 करके 1,500 ही बैठेगा इसका साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इसका जो टोटल है, यानी 1,500, 1,600, 1,655 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और जो CI में और SI में जो अंतर है, CI में और SI में जो अंतर है, वो आपका 605 रुपए का इसका डिफरेंस बैठेगा। ठीक है, आराम से आप इसको क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ध्यान से देखो, अब कह रहा 64 और 4096 यानी 4096 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? 64 और 4096 यानी 4096 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? तो मध्य अनुपाती कहीं भी पूछेगा तो आप लोगों को लगाना है कितना? √AC। क्या लगाना है? √AC। तो आप लोगों का मध्य अनुपाती आप लोगों के सामने आ जाएगा। टेक्निक बता रहा हूं, मध्य अनुपाती का मतलब है, यानी हमारे पास A, B और C है, ये 3 वेरिएबल तुम्हारे सामने है, 3 अक्षर पद है। मध्य अनुपाती का मतलब है बीच वाला जो हिस्सा है, हमें ये वाला हमें निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? बीच वाले का स्क्वायर कर दो और इन दोनों की गुना कर दो। कितना आ गया? AC। लेकिन मुझे स्क्वायर का मान तो नहीं चाहिए, मध्य अनुपाती यानी बीच का मान चाहिए, तो हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना? √AC। देखो मैंने यहाँ पे भी AC लिखा
और यहाँ पे भी AC लिखा। तो आप क्या करेंगे, मध्य अनुपात निकालना है, यानी A का मान दे रखा और C का मान दे रखा। तो अंडर रूट के अंदर क्या है 64 गुना 40 96। 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का गुना, और ये आपका 40 96 किसका स्क्वायर रूट है आपका 64 का। तो बराबर कितना आ गया 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और 51 यानी 512, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर रहे होंगे। तो बस मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा या यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जब भी देखो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद अगर नहीं बनता फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो साथ के साथ ही भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और चैनल पर नहीं है तो फटाक देनी चाहिए, से सब्सक्राइब भी कर लो भाई। ठीक है, बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो ये थे मेरे पास यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, जो कि जीडी में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ऐसी और मैथ्स की वीडियो के जो क्वेश्चन हैं मैं वो आगे आने वाली वीडियो में लेकर के आता रहूंगा। तो ये आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।